प्रिय विद्यार्थियों, हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने प्रगतिवाद एवं उसकी काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा की। प्रगतिवाद की काव्य प्रवृत्तियों से आप परिचित हुए। आज हम प्रयोगवाद व उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद क्या है, तो इसकी कब से शुरुआत है, क्या इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, कौन इसके प्रमुख कवि हैं, इन सभी पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आधुनिक हिंदी कविता में सन 1943 ईस्वी में अगेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही जिस नई काव्यधारा का परिवर्तन हुआ, जिस नए काव्य आंदोलन की शुरुआत हुई, उसे प्रयोगवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया है। प्रयोग तो हर काल में होते रहे हैं, फिर इस काल की कविता को ही प्रयोगवाद या प्रयोगवादी कविता क्यों नाम दिया गया, इसको जानने के लिए हमें अगेय जी, जो इस तार सप्तक के संपादक थे, अगेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, उनके विचारों को जानना होगा। अगेय जी ने लिखा है, नवीन काव्य शैली में लिखी गई कविताओं के लिए उन्होंने प्रयोगवाद नाम देते हुए लिखा है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किए हैं, किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं उनसे आगे बढ़कर के अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए जिन्हें अभी तक छुआ न गया हो, जो अभी तक अभेद्य रहे हैं। और इस कारण प्रयोगवादी जो कवि है, उन्होंने कविता के भाव पक्ष में तो प्रयोग किए हैं, भाव पक्ष से अधिक उन्होंने जो है कला पक्ष में प्रयोग किए हैं। और इन तार सप्तक के 7 कवियों, तार सप्तक का अर्थ है किसी समान भावधारा के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन व 7 तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। अगेय ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा था कि वे किसी एक स्कूल के कवि नहीं हैं, किसी मंजिल पर पूछे हुए नहीं हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी, अर्थात नई राहें जो है वो खोज रहे हैं। जीवन और दर्शन के संदर्भ में इन कवियों में पर्याप्त असमानता हो सकती है, लेकिन प्रयोग के स्तर पर वो एक है। और उन्होंने प्रयोग जो है वो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में किए हैं। प्रयोग उनके लिए साधन नहीं साधन है। अगेय ने लिखा है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह दोहरा साधन है। एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, यहाँ उस सत्य को जानना मतलब भाव पक्ष से इसका आशय है। और दूसरा, वह उस सत्य को प्रेषण करने की क्रिया और उसके साधनों को जानने का साधन है, कि जो सत्य वो अनुभव कर रहा है नया, उसको प्रेषण किस क्रिया से करता है, उसके प्रेषण के साधन क्या है, उनको जानना प्रयोग है। तो प्रयोगवादी जो कवि है वो सत्यान्वेषण और सत्यान्वेषण मार्ग का कवि है। और प्रयोग का अर्थ जो है अब तक के सत्यों को
संपूर्णतः स्वीकार न करते हुए नवीन संदर्भों में सत्य की नवीन झांकियां पाने की का प्रयास करना के लिए प्रयोग करना ही प्रयोगवाद है। तो प्रयोगवाद के द्वारा नया जो सत्यान्वेषण है वह इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है, और जो पुराने सत्य हैं जो परंपरागत रूप में उसके सामने स्थापित है, चाहे वो सत्य काव्य विषय के हो, शैली के हो, उपमान के हो, प्रतीक के हो, भाषा के हो, शब्द के हो, उन सभी के क्षेत्र में स्थापित सत्य से भिन्न एक नए सत्य का अन्वेषण करना प्रयोगवादी कवि का लक्ष्य रहा है। और इसीलिए उसने काव्य के शैल पक्ष में प्रयोग किए हैं, नवीन भाषा, शब्दों, प्रतीकों, उपमानों का प्रयोग किया है। और इसीलिए जो है इस कालखंड की जो कविता है उसको प्रयोगवादी कविता कहा गया है। प्रयोगवाद की इस कविता में जो कवि है वो प्राचीन भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता इसमें प्रधान रही है। प्रगतिवाद में कविता में सामाजिकता का स्वर प्रमुख है, प्रयोगवाद की कविता में वैयक्तिकता का स्वर प्रमुख है। और प्रगतिवादी जो कविता है उसमें भाव पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि प्रयोगवादी जो कविता है उसके शिल्प पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रयोगवाद किनको दिया गया, प्रयोगवाद नाम किन कविताओं को कहा गया है, किस काल की कविताओं को कहा गया है और उनमें क्या नया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं और उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आए। यहाँ भी डॉक्टर नगेंद्र अगेज की उसी बात को कह रहे हैं कि कुछ नए भावबोधों और संवेदनाओं और उनको प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कार। यही बात अगे ने कही कि प्रयोग जो है वो साधन है और दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का जो कवि प्रेषित करता है जिसका संबंध कविता के भाव पक्ष से है, और दूसरा उस सत्य को प्रेषित करने के साधन जो है उसकी जो प्रेषण क्रिया है वो कविता के शिल्प पक्ष से संबंधित है। तो 1943 से तार सप्तक के प्रकाशन के बाद हिंदी कविता में कुछ नए भावबोधों और संवेदनाओं और शिल्पगत चमत्कारों को लेकर जिस काव्य धारा की शुरुआत हुई, जिसका प्रारंभ जो है तार सप्तक से माना जाता है और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। प्रयोगवाद के कवि ही आगे चलकर नई कविता के भी कवि बनते हैं। तो प्रयोगवाद और नई कविता के बीच में स्पष्ट रेखा खींच पाना वैसे तो असंभव है, और इसी कारण प्रयोगवाद की जो काला अवधि है उसको जानने से पहले हमें शिव कुमार शर्मा के इस मत को जान लेना आवश्यक है कि प्रयोगवाद और नई कविता ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नए प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है, और प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। तो इस आधार पर 1943 से 1953 ईस्वी की जो काला अवधि उसको प्रयोगवाद की समय सीमा माना जा सकता है। वैसे द्वितीय तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही नई कविता का प्रारंभ माना जाता है, परंतु द्वितीय तार सप्तक के कवि भी जो है प्रयोगवादी रहे हैं। तो 1943 से 1953 ईस्वी की कालावधि को प्रयोगवाद की कालावधि माना जा सकता है, और इसके उपरांत नई कविता।
तो प्रयोगवाद के कवि जो है तार सप्तक के कवि है, और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में अगेय जी द्वारा किया गया था। तार सप्तक क्या है मैंने अभी बताया, किसी समान भाव धारा के तार में पिरोए गए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक है। तो प्रथम जो तार सप्तक है उसके 7 कवि हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। द्वितीय जो तार सप्तक है जिसका प्रकाशन 1951 में अगेय जी द्वारा किया गया, इसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। अब हम प्रयोगवाद की काव्य प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। तो प्रयोगवाद की जो प्रथम काव्य प्रवृत्ति है वह वैयक्तिकता मानी जा सकती है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता प्रयोगवादी कविता का मूल स्वर है। प्रयोगवादी कवि ने अपनी नितांत व्यक्तिक अनुभूतियों, निजी सुख दुख और भावनाओं की अभिव्यक्ति इस कविता में, अपनी कविता में की है। और प्रयोगवादी कविता में जो अभिव्यक्ति ये गहन व्यक्तिकता है वह इन कवियों के अहम भाव से प्रसूत एवं प्रेरित है, और इसी अहम भाव के कारण सामाजिक जीवन से किसी प्रकार का सामंजस्य प्रयोगवादी कवि नहीं रखता है। बहुत सी प्रयोगवादी कविताएं तो कवि का आत्मविज्ञापन बनकर के रह गई हैं। नरेश मेहता की पंक्तियां अपन देख सकते हैं कि विश्व के इस रेल वन पर मैं अहम का मेघ हूँ। अहम का बादल नरेश मेहता अपने आप को कहते हैं, जो उनकी अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता को प्रदर्शित करती है। क्या नहीं तुम देखते आज मेरे कंधों पर गन बैठा, और इतना अहम में चूर है कि कवि कहता है कि उसके कंधों पर ही सारा संसार बैठा हुआ, सारा संसार का बोझ है। तो ये अहमनिष्ठ व्यक्तिवादिता इस कविता की प्रवृत्ति है। एक अन्य उदाहरण, मेरी अहम की मीनार की ही नींव में एक पत्थर हिचकियाँ ले रहा, एक हिचक प्रतिध्वनित होना चाहती हूँ। प्रयोगवादी कविता की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति अतिशय बौद्धिकता मानी जा सकती है। प्रयोगवादी कविता में भावुकता का अभाव है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा भी है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, परंतु हर भावना के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और ये प्रश्न चिन्ह ही बौद्धिकता है। तो प्रयोगवादी कवियों ने अपनी अनुभूति में बौद्धिकता को प्रधानता दी है, बौद्धिकता का अधिक प्रयोग किया है। भावना या रागात्मकता उसमें कहीं पर भी नहीं है, और जहाँ भी है वो प्रश्नांकित है, और वो प्रश्न चिन्ह ही जो है बौद्धिकता की ओर संकेत करता है। यही कारण है कि प्रयोगवादी जो कवि है उन्होंने आक्रोश, झुंझलाहट, व्यंग्य, विद्रोह, सत्य कथन, स्व विश्लेषण तथा तथ्य निरूपण पर बल देते हुए अपनी कविताओं में बौद्धिकता का या बौद्धिक उत्कर्ष का परिचय दिया है। एक उदाहरण अगेय का हम देख सकते हैं कि चलो उठें अब तक हम थे बंधु, शेर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुख के दो प्रेमी बैठे हैं, वह हम हो भी तो ये हरी घास ही जान। यहाँ पर अगेय की इन पंक्तियों में संशय की भावना, प्रश्नाकुलता है, प्रश्न चिन्ह लगाओ। समाज का जो भय है वह इन प्रेमियों को सता है, और ये संशय और प्रश्नाकुलता ही इस
अब संदर्भ को जो है बौद्धिकता से बांध देती है। भावुकता इसमें जो है गौण हो जाती है। जहाँ भावुकता प्रधान कवि संसार की परवाह नहीं करते, यहाँ अज्ञेय जो है इसमें संसार की परवाह करते दिखाई देते हैं और तर्क सम्मत बात करते हैं। इसलिए इस प्रश्न के कारण, इस संशय के कारण इसमें जो है बौद्धिकता प्रदान होगी, क्योंकि प्रेम में तर्क नहीं होता है, भावना में तर्क नहीं होता है, और तर्क जो है बौद्धिकता का विषय है। अनास्था आस्था। प्रयोगवादी कवि चूंकि बौद्धिक दृष्टि प्रदान है और जहाँ बौद्धिकता होती है वहाँ पर भावुकता या राग तत्व जो है उसका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और रागात्मिका शक्ति के विनाश से, राग तत्व के नष्ट होने से ही व्यक्ति में संशय और अनास्था की भावना उत्पन्न होती है। इसी अनास्था के कारण जो है प्रयोगवादी कवियों के मन में निराशा, कुंठा, पराजय की भावना को स्थान मिला है। और अनास्था को हम जो है इस उदाहरण से इस रूप में देख सकते हैं कि पूजा की उन्होंने एक नई व्याख्या की है। पूजा को स्वीकार करते हुए मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का स्वीकार। पूजा को, ऐश्वर्य पूजा को वो पराजय का स्वीकार मानता है और इस पराजय को स्वीकार नहीं करना चाहता। पूजा में यहाँ पर वो अनास्था व्यक्त कर रहा है। बांध कर मुट्ठी तुझे ललकारता हूँ, सुन रहे है तू, मैं सुन रही है तू, मैं खड़ा तुमको यहाँ ललकारता। तो प्रयोगवादी कवि निराशा, कुंठा, वेदना, पराजय की भावना से ग्रस्त है, परंतु फिर भी ये उसी के अंतराल से, अनास्था के भीतर से ऊर्ध्वगामी चेतना का उन्मेष करते हैं और उसी के भीतर से एक आस्था इनकी प्रकट होती हुई दिखाई देती है। तो अनास्था और आस्था का जो मिला जुला स्वर है वह प्रयोगवादी कविताओं में देखने को मिलता है। हम में तो है आस्था, कृतज्ञ होते आगे की आस्था न कांपे मानव फिर मिट्टी का भी हो जाता है। अगर आस्था नहीं कांपे, आस्था हो तो मानव मिट्टी का भी बन सकता है, मिट्टी का भी बन सकता है। प्रभाकर माचवे ने भी लिखा है कि नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, पुकारती दिशा दिशा, मिटे तृषा मिटे निशा, बहुत हुआ उदास मन, हमें सुहास चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए। और यहाँ पर जो कवि है वो आस्था की बात कर रहा है, नए प्रकाश की मांग करके। अतिनग्न यथार्थवाद। प्रयोगवादी कविता जो है वह कुंठित काम वासनाओं की अभिव्यक्ति की कविता है और प्रयोगवादी कवियों ने सामाजिक दृष्टि से प्रतिबंधित या अव्यक्त काम वासना के नग्न चित्र जो है वो अपनी कविता में खींचे हैं। फ्राइड के प्रभाव स्वरूप प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कुंठाओं, दमित वासनाओं और अतृप्त इच्छाओं का खुलकर नग्न चित्रण अपनी कविता में किया है। काम वैसे तो जीवन का मूल उत्स है, परंतु प्रयोगवादी कविता में वह विकृत भौंडे रूप में प्रस्तुत हुआ है। शकुंतला माथुर की ये पंक्तियाँ अपन देख सकते हैं जिनमें काम भावना का नगन भौंडा फुअड़ असली सा चित्रण है कि चली आई बेला सुहागिन पायल पहने, बाण विद्ध हरिणी सी, बाहों में सिमट जाने की, उलझने की, लिपट जाने की, मोती की लड़ी समान। तो इसमें काम वासना जो है उसका नगन यथार्थ चित्रण हुआ है। क्षणवाद की अभिव्यक्ति। प्रयोगवादी कविता जो है वो पाश्चात्य दर्शन से भी प्रभावित है और पाश्चात्य अस्तित्ववादी विचारधारा प्रयोगवादी कविता में क्षणवाद के रूप में अभिव्यक्त हुई है।
क्षणवादियों की मान्यता है कि जीवन का एक आनंदमय जो क्षण है वो संपूर्ण जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है, संपूर्ण जीवन से अधिक वर्णनीय है। व्यक्ति जीवन में क्षण भर का सुख संपूर्ण जीवन को परितृप्ति देता है। क्षण भर का अनुभव कविता सृजन की क्षमता देता है। और आगे इसकी जोरदार वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि बरसों मेरी नींद रही, बह गया समय की धार में जो, कौन मूर्ख उसको वापस मांगे, मैं आज जाकर खोज रहा हूँ वह क्षण जिसमें जाकर। तो इसमें कवि गे जो है बरसों जो नींद में रहे उसको न्यौछावर कर रहे हैं उस क्षण पर जिसमें वो जागे हैं। तो सुख का जागृति का जो एक क्षण है वह भी नींद के या दुख के एक दीर्घ काल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये क्षणवादी जो कविता वो क्षणवादी जो अभिव्यक्ति है, भावना है, ये प्रयोगवाद की विशेषता है, क्योंकि प्रयोगवादी कभी अखंड सत्य में विश्वास नहीं करता। जीवन के खंड खंड सत्य, खंड खंड सुख इस प्रयोगवादी कविता में अभिव्यक्त हुए। भदेश या नगनता, भदेश किसको कहते हैं? ग्रहित यानी घृणा, घृणित और अश्लील शब्द चित्र अगर कविता में खींचे जाते हैं तो वो अश्लील शब्द चित्रों को भदेश कहा जाता है। भदेश की आयोजना से एक तरफ तो प्रयोगवादी कवि जो है अपनी दमित काम भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा इसका कारण जो है भदेश या नगनता जो प्रयोगवाद में आई है उसका एक कारण तो कवि की दमित काम वासनाओं की अभिव्यक्ति है। दूसरा कारण जो है नवीनता के प्रति इन कवियों का जो आग्रहवादी दृष्टिकोण है। आलोचकों ने वैसे नगन सौंदर्य, इस भदेश को नगन सौंदर्य चेतना या विकृत रुचि भी कहा है, किंतु इस प्रकार की असुंदरता के या कुरूपता के चित्रण में भी प्रयोगवादी कवि जो है वह सौंदर्य रुचि दिखाता है। भदेश एक चित्रण अश्लील चित्र जो है गे की पंक्तियों में दर्शाते हुए देख सकते हैं कि मूत्र संचित वृत्तिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा नत गिर ग्रीव धैर्य धन गदा। अब है शिल्प पक्ष की बात करें तो प्रयोगवादी कवि का सबसे ज़्यादा जो ध्यान है, सबसे ज़्यादा जो प्रयोगवादी कवियों ने किए हैं वो काव्य के शिल्प पक्ष में किए हैं, कविता के कलात्मक पक्ष में किए हैं। तो प्रयोगवादी कविता का कला पक्ष अभिव्यंजना की दृष्टि से हिंदी कविता के लिए एक और बेहद जटिल दुरूहता से भरा है, तो दूसरी ओर विलक्षणता के चमत्कार हेतु सपाट बयानी भी उसमें देखने को मिलती है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य के शिल्प पक्ष में भाषा के स्तर पर, अलंकारों के स्तर पर, उपमानों के स्तर पर, प्रतीकों, बिंबों आदि में नए नए प्रयोग किए हैं। और भाषा विधान की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रयोगवादी कवियों की ये मान्यता रही है कि नए कवि जो है उनके भावों की अभिव्यक्ति पुरानी भाषा के माध्यम से नहीं हो सकती है। अतः पुराने शब्दों में नए अर्थ भरने के लिए प्रयोगवादी कवि जो है वह शाब्दिक प्रयोग करता है, शाब्दिक क्रीड़ा करता है। आगे के शब्दों में कहूँ तो प्रयोगवादी कवि भाषा की क्रमशः संकुचित होती हुई सार्थकता की चूल को पाड़कर उसमें नया अधिक व्यापक अर्थ, सारगर्भित अर्थ भरना चाहता है। और यही कारण है कि प्रयोगवादी कवियों की जो कविता में भाषा है वो उनके आरंभिक दिनों में एक प्रकार की बुद्धि प्रसूत बड़ी क्लिष्ट और दुरुच्चार्य शब्द प्रयोगों की बहुलता से युक्त है। उसके उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्रस्वेद सलत संवाद, आत्मलय के रुद्र तांडव का प्रमाथि तप्त आह्वान, सतफण बुभुक्षा के कोलाहल का आस्फालन,
इस तरह के क्लिष्ट बहुत दुर्लभ प्रयोग उन्होंने अपनी कविता में किए हैं। तो बाद के जो समय है उन्होंने जो है सहज सरल जन भाषा का प्रयोग भी अपने कविताओं में किया है, जैसे भोर का बावरा हेरी छोरियाँ गोरियाँ भुंजा हुआ पापड़ आदि। नामवर सिंह ने भी इसकी ओर संकेत किया है कि धीरे धीरे आतंकमय विशेषणों का ये समस्त संभार उस दर्प स्फीत आवेश के साथ क्रमशः कम हुआ और अब वे सीधे सादे हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करने लगे। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा में अधिक अर्थ भरने हेतु विराम चिन्हों, आड़ी तिरछी रेखाओं, छोटे बड़े टाइप के अक्षरों, सीधे उल्टे अक्षरों, अधूरे वाक्यों का प्रयोग, देश कोष्टक में बात का कथन आदि प्रयोगवादी कवियों ने किए हैं। छंद योजना की बात करें तो प्रयोगवादी कविता जो है मुक्त छंद में रची गई कविता है और इन कवियों ने मुक्त छंद में भी ज़्यादातर विरामांत पंक्तियां नहीं लिखी है, धारा प्रवाहमान पंक्तियां लिखी है और इस कारण इन कवियों की कविता में गीतात्मकता भी देखने को मिलती है, दृष्टिगत होती है। अंग्रेजी के छंदों और उर्दू की रुबाई और गज़ल से भी ये प्रभावित है। लोक धुनों में भी प्रयोगवादी कवियों ने रचना की है। अलंकार योजना, प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के मोह में अलंकारों में भी नए नए प्रयोग करने की कोशिश की है। विशेषकर उपमा अलंकार के प्रयोग में नवीन उपमानों का प्रयोग करने की इन कवियों ने कोशिश की है और नए ज़माने के अनुसार वैज्ञानिक और नए दृष्टिकोण से उपमान इन्होंने ग्रहित किए हैं। उपमान के एक दो उदाहरण, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़, ठेठ देहाती जन उपमान इसमें काम में लिया गया। तो थर्मामीटर के पारे से चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती रहती, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। प्रतीक योजना, प्रतीक जो है वो चिन्ह होता है किसी अमूर्त वस्तुओं को भावों को जो है वो अमूर्त भावों को मूर्त व प्रत्यक्ष रूप प्रदान करते हैं। प्रतीकों का पर्याप्त प्रयोग जो है, व्यापक प्रयोग जो है प्रयोगवादी कवियों ने किया है और इनकी कविताओं में प्राकृतिक है, वैज्ञानिक है, यौन प्रतीकों की विशेष रूप से आयोजना देखने को मिलती है। बाद के काल में प्रयोगवादी कवियों के काव्य में सामाजिक, व्यक्ति और समष्टि, आत्मा और परमात्मा संबंधी प्रतीकों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे ये उदाहरण आगे का, ये द्वीप अकेला है गैरों भरा मत माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसमें जो दीप है, द्वीप हो गया, दीप है, दीपक वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। दीप व्यष्टि का और पंक्ति समष्टि का। बिंब योजना, प्रयोगवादी कवियों ने काव्य को संप्रेषणीय और सजीव बनाने के लिए नवीन और विविध प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया है। प्राकृतिक, पौराणिक, दृश्यात्मक बिंब जो है इनकी यौन बिंब इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। दृश्य बिंब का एक उदाहरण है, थका हुआ बादल पस श्याम निरावर्त शिखरों पर शीतल कपोल पर क्षण गहरी नींद सो गया। तो प्रयोगवादी कविता के निष्कर्ष स्वरूप में हम कहें तो डॉक्टर नगेंद्र के कथन को मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि एक गहन बौद्धिकता इन कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म सरल भावना चिंतन के स्थान पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलपन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं, सिद्धांत रूप से ही भी दूरह है। तो प्रयोगवादी कविताओं की दूरहता, दुर्बोधता, वो इसकी ओर डॉक्टर नगेंद्र ने संकेत किया।
रमेश चंद्र शर्मा का भी इस कथन, इनके अवदान के रूप में इनका क्या प्रदेय रहा हिंदी कविता में प्रयोगवाद का, उसको रेखांकित करते हुए रमेश चंद्र शर्मा ने जो लिखा उसको मैं कोट करना चाहूँगा कि ये कथन सर्वथा असंगत है कि प्रयोगवाद ने हिंदी साहित्य को कुछ दिया ही नहीं। उसने और कुछ भले ही ना दिया हो, परंतु सड़ी गली परंपराओं और जीवन मूल्यों के विरुद्ध विद्रोह की भावना अवश्य दी है। साथ ही भाषा और शैली के नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा प्रदान कर भाषा को और अधिक सशक्त और प्रांजल बनाया है। तो रमेश चंद्र शर्मा ने जो है भाषा के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, कविता में जो नए प्रयोगवादी कवियों ने किए हैं, उनको आधुनिक हिंदी कविता में उनका एक प्रदेय माना है शिल्प पक्ष की दृष्टि से। अब अगला जो वाद है नई कविता, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।